अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज मैं प्रोग्राम का आगाज़ एक ऐसी ख़बर से कर रही हूं कि जिसको सुनकर कुछ देर के लिए मेरे हवास साथ छोड़ गए थे। कराची की एक फैमिली बलूचिस्तान गई घूमने। परसों जब वो अपने घर लौट रहे थे तो रात कुछ देर के लिए कोयटा में खाने के लिए रुक गए और फिर गूगल मैप की मदद से कराची का सफ़र शुरू किया। लेकिन चंद घंटों बाद ही मैप उन्हें मस्तूम के इलाके दश्त की तरफ ले गया। मासूम फैमिली को क्या मालूम था कहाँ कौन से पत्थर कौन से पहाड़ के पीछे सियादिल मौजूद हैं, जिन्हें मासूम बच्चों का भी लिहाज नहीं था, और उन्होंने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कराची से कोयटा एक खानदान छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ था। परसों रात वापस कराची जा रहे थे। गूगल मैप की गलत रहनुमाई की वजह से, रास्ता भटकने की वजह से वो जिला मस्तूम का इलाका है दश्त खंड, वहां पर पहुंच गए। तो फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने, BLA के दहशतगर्दों ने उन खानदान के ऊपर गोलियों की बरसात कर दी। इस सरबराह को शहीद कर दिया। वालदा थी, उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। 2 बच्चियां मौजजाना तौर पर महफूज रहीं। ये घूमने गई हुई फैमिली थी, लेकिन चंद लम्हों में ही 25 साल के ताजर अली जमील जिंदगी की बाजी हार गए। इनकी अहलिया, इन्हें 5 गोलियां लगी। इसके बावजूद जिंदगी की जंग लड़ती रही। गाड़ी में जो 2 मासूम बेटियां मौजूद थीं वो महफूज रही। कई घंटों तक वो अपने ज़ख्मी वालिदैन को देख कर रोती रहीं और उनकी वालिदा मदद के लिए फ़ोन करती रही। हम सिर्फ बात कर सकते हैं। इस फैमिली पर जो गुजरी है वो एब्सोल्युटली बयान करना मुमकिन नहीं है। कैसे हर तरफ वालिदैन का खून बिखरा देखकर ये मासूम बेटियां तकलीफ से तड़प रही होंगी। कैसे 5 गोलियां लगने के बाद भी जो वालिदा हैं वो अपने बच्चों की खातिर हिम्मत जमा करके मदद के लिए पुकार रही होंगी। इस खून के जिम्मेदार सिर्फ दहशतगर्द नहीं हैं, इनके सपोर्टर्स भी हैं। इन्हें सियासी और माली तौर पर मदद फराहम करने वाले भी हैं। कराची में नाजरीन अली जमील को सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी अहलिया अब भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। उनकी बच्चियां यकीनन सारी ज़िंदगी इस ट्रॉमा से कभी भी नहीं निकल सकेंगी जो उनके साथ हुआ है। हुकूमत बलूचिस्तान भी जवाबदेह है। वक्त के हुक्मरान सुने कि अली जमील के वालिद इस वक्त किस कर्ब से गुजर रहे हैं, कितनी तकलीफ में है और क्या कह रहे हैं, सुनिए। मेरा बच्चा अपना मुल्क समझ के निकला था, अपना घर समझ के निकला था। मैं कुछ भी नहीं मांगता लोगों से, सिर्फ इतना कहता हूँ कि मेरा बच्चा ही आखिरी होना चाहिए। इसके बाद किसी का बच्चा ना जाए। उस पर लिख देना चाहिए कि इस पे कोई ना जाए, और या जो जाएगा अपनी जिंदगी मार देगा। इस पर बात करने के लिए कोशिश की थी हमने कि फैमिली से हम बात कर सकें, लेकिन डेफिनेटली वो जिस अजियत और जिस तकलीफ़ में इस वक्त है, शायद वो ख़ुद से भी बात करने की इस वक्त सिचुएशन में ना हो। मुजीबुर रहमान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, समा TV के नुमाइंदे हैं। कोयटा से रिजवान इरफान साहब ताजर रहनुमा हैं। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। मुजीब, सबसे पहले तो ज़रा मुझे इस वाक़े के बारे में बताइए। ये रिपोर्ट कल रात को 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त अब गुजर चुका है। पुलिस की जानिब से तफ्तीश में क्या आया सामने, इसके अलावा क्या पता चल सका है, कब हुआ वाक़या, कैसे टकराव हुआ, खातून कितनी देर तक वहां रही, फिर कैसे उनको रेस्क्यू किया गया, क्या आया अभी तक सामने? जी बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि अली जमील वो अपनी फैमिली के हमरा उनकी अहलिया थी और 2 कमसिन बच्चे थे। वो तो कोयटा आए थे और यहाँ पे 4 रोज़ कबल उनका क़याम भी हुआ। मुख्तलिफ़ तफरीही मकामात का दौरा भी किया, जायज़ा भी लिया। बड़े एक ख़ूबसूरत लम्हात अपनी यादों में कैद करके वो 2 रोज़ कबल वापस अपने शहर कराची जा रहे थे। बताया जा रहा है हुकाम की जानिब से वो रात 1 बजे के करीब कोयटा से निकले कराची के लिए, और जब वो मस्तों के करीब पहुँचे तो यहाँ पर गूगल मैप ने उनको धोखा दिया और वो हाईवे से हटकर एक सुनसान और गैर आबाद इलाके में जा पहुँचे। वहाँ पे सूरत ये बनी कि दहशतगर्द जो मुसल्लह तंजीमें हैं उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, गाड़ी रोकने का इशारा किया। ताहम जो अली मुर्तज़ा जमील है उन्होंने गाड़ी ना रोकी और वो चलते गए। इस दौरान शदीद फायरिंग हुई। फायरिंग के नतीजे में जो अली मुर्तज़ा जमील है उन्हें बताया जा रहा है कि 4 गोलियाँ लगीं, जिससे वो मौके पर ही जो है ना वो जांबाक हो गए, जबकि उनकी अहलिया आयशा अली को 2 गोलियाँ बताया
जा रहा है कि उन्हें लगी, ताहम वो फिर भी अपने बच्चों को, अपने मासूम बच्चियों को समेटने की कोशिश कर रही थी। उस ज़ख्मी हालत में भी अपने जांबाक हस्बैंड को वो सहारा दे रही थी, उनकी लाश को महफूज कर रही थी और मदद की अपील भी कर रही थी। पुलिस का ये कहना है कि वाक़े की इत्ला मिली, तकरीबन ये वाक़या 3 बजे के करीब पेश आया और बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है ना वो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो मुतासरा फैमिली है उन्हें रेस्क्यू किया। हमें मिली है तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के करीब रात को ये वाक़या पेश आया और खातून को, उनकी बेटियों को सुबह तकरीबन 10-11 बजे रेस्क्यू किया गया। तो कई घंटे उन्होंने वहां पर गुजारे। अब मेरा सवाल आपसे ये कि ये जो एरिया है स्पेसिफिकली, ये तो यहाँ पर पुलिस कैसे पहुंची? क्योंकि ये भी पता चला हमें कि खातून जो राब्ता करने की कोशिश कर रही थी या गूगल मैप की जो उनके पास लोकेशन मौजूद थी वो भी मुनक़ता हो गई थी। तो फिर राब्ता कैसे हुआ, कैसे पहुंची यहाँ पर पुलिस? जी, हमने अपने जो सोर्सेज पुलिस हुकाम से भी बात की, अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी बात की, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि वाक़े की इत्तला जो है ना वो फायरिंग की आवाज़ें जो है ना वो सुनाई देने के बाद पुलिस तक पहुंची कि वाक़या हुआ है। और जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो बताया ये भी जा रहा है कि दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान कुछ फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसके बाद जो पुलिस है उन्होंने मौके पर पहुंचकर मुतासरा फैमिली को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद उन्हें कोयटा मुंतकिल किया गया, जहां पर उन्हें जो ज़ख्मी खातून थी उन्हें तबी इमदाद दी गई, जिसके बाद उन्हें कराची मुंतकिल किया गया। जो मजमूई सूरत हाल आपने इलाके की बात की, तो ये पहाड़ी इलाका है। रिजवान साहब से भी मैं ज़रा बात कर लेती हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मेरे इल्म में है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। रिजवान साहब मुझे ये फरमाइए, क्योंकि हम फैमिली से बात करना चाह रहे थे और आपको भी हम इस तरह से फैमिली कंसीडर करते हैं कि जो जमील है वो आपके साथ काम किया करते थे, अब आप जहां पर आपकी अपना सारा काम है वहां पर वो भी काम किया करते थे। उनकी फैमिली के साथ राब्ता हुआ आपका इस हवाले से, वो क्या कह रहे हैं? मेरी बिल्कुल कंटिन्यू से कांटेक्ट में हूँ उनके वालिद जमील साहब से, और हमारा जो शहीद अली मुर्तज़ा जो है 25 से 26 साल का जो है उसको जो शहीद किया गया, एक खुली बर्बियत है, खुली जो है वो एक समझ लें दहशतगर्दी है, जो अपने बच्चों के साथ, जो एक बच्चियाँ उसकी 2 5 साल की बच्ची और एक 6 साल की बच्ची और अपनी वाइफ के साथ जो है वो 7 मुहर्रम को जो है वो यहाँ से निकला कोयटा के लिए। आपकी और उनकी उसके बाद जो है वो 10 ज़ौजा से बात हुई है? वो बाहिम्मत खातून कितने घंटों उन्होंने वहां पर गुजारे, फिर उनको जिना हॉस्पिटल लाए, फिर निजी हॉस्पिटल उनको शिफ्ट किया गया, उनसे बात हुई है? उनकी तबीयत कैसी है अभी? जी अभी तबीयत बेहतर है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने जिस जुर्रत का मुजाहरा किया और 5 से 6 घंटे जो है वो इस कशमकश में रही, गोलियां भी लगी हुई थी, ज़ख्मी भी थी, अपने शौहर को भी जो है वो देख रही थी और अपने 2 मासूम बच्चियां हैं उनका भी ख्याल कर रही थी। और माशाल्लाह जो है वो इस गोलियां लगने के बावजूद जो है उन्होंने सफ़र किया, अपने शौहर की लाश को लेके आई और अभी भी जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है एडमिट हैं। तो जो है एक बाहिम्मत औरत और कराची की आपकी बात हुई है उनसे? उन्होंने जो है वो किरदार अदा किया। जी मेरी बात नहीं हो सकी, मेरी उनके ससुर साहब से बात हुई है और उन्होंने जो है वो हुकूमत बलूचिस्तान का, आपको बता दूं, शुक्रिया अदा किया है कि हुकूमत बलूचिस्तान ने जो है वो उनकी जो जितनी भी जो हुकूमती जो उनके अखराजात हैं हॉस्पिटल के, वो जो है उन्होंने उठाने का जो है कहा है और वो उठा भी रही है प्राइवेट हॉस्पिटल। और सीएम साहब जो सीएम बलूचिस्तान है उनसे भी कांटेक्ट में आए हैं और उनकी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, और उन्होंने सीएम साहब बलूचिस्तान ने कहा है कि मैं खुद जो है वो लावाकिन के पास आके उनसे ताज़ियत करूँगा और एक अच्छा जो है उन्होंने इनिशिएटिव है। लेकिन ये जो दहशतगर्दी जो हो रही है, जिससे जो एक मासूम जो है वो इस दुनिया से चला गया, बताएं आप अभी आगाज में कुछ बता रहे थे, ये 7 या 8 मुहर्रम को निकले थे कोयटा जाने के लिए और पहली दफा अली अपनी फैमिली के साथ निकले थे कोयटा की तरफ, आपका कोई राब्ता वगैरह भी हुआ था उनसे? ये पहली मरतबा जो है बलूचिस्तान गए कोयटा, ये अक्सर तो हैदराबाद और इधर करीब जाते थे, लेकिन ये है उनके एक दोस्त भी हैं कोयटा में, उनसे मिलने भी गए थे और 3 दिन की छुट्टियां थी, हमारी मार्केट जो है 8, 9, 10 मुहर्रम को बंद होती है, इस सिलसिले में जो है वो उन्होंने जो है वहाँ का रुख किया
और उसके उनको नहीं पता था कि वो जो है इस तरह से जो है ये वाक़या होगा, और ये उनके जो है लवाकिन को कि अगर ऐसा पता होता तो कभी भी उनको ना भेजते। जबकि जब वो रात को 11:30 बजे कोयटा से कराची के लिए निकले हैं, जो अपने दोस्त के उन्होंने खाना खाया, तो उसके दोस्त ने भी उसको रोकने की कोशिश की कि भाई रात को जो है हालात ख़राब है, आप जो है दिन में सब्र करें। लेकिन उसको जो है कहा कि हमारी मार्केट जो है दूसरे दिन खुल जाएगी सुबह, तो मैं सुबह आके जो है अपना कारोबार करूँगा। ताकि आप समझ सकती हैं कि वो एक घर कमाने वाला, अपने वालिदैन को देखने वाला, अपने जो है बच्चों को देखने वाला, उस छोटी बच्चों को क्या होगा जो उसके सर से जो है उसका वालिद ने बात की है ना, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सोचने वाली बात है कि ये जो मैयत उठी है अली जमील की, ये आखिरी मैयत हो। हुकूमत कुछ इस तरह के इक़दाम ज़रूर करें दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान साहब, आप साथ मौजूद, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप सारी डिटेल्स दे रहे थे। इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, ज़रा क्विकली उसकी तरफ आते हैं। आज़ाद कश्मीर में PTI रजिस्ट्रेशन, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया है। ऑलरेडी वहाँ पर सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है, और उस पर मज़ीद अब जो इलेक्शन के हवाले से सिचुएशन बन रही है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जो आज के मेहमान होंगे उनसे इस पर बात करेंगे। कराची में कल एक वाकया पेश आया, दहशतगर्दों ने हमला किया, 3 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए हैं, 4 दहशतगर्द इसमें हलाक हुए हैं। इस पर बात करेंगे, और आज के मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे हुज़ैफ़ा रहमान साहब मावन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म के स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। इसके साथ साथ शफ़ी जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, आपके वक्त की भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। हुज़ैफ़ा साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। तकरीबन 1 महीना अब रह गया है जब इलेक्शंस होने हैं कश्मीर में, लेकिन PTI का मुस्तकबिल जो है वो कश्मीर में भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। हाई कोर्ट से उनको ग्रीन सिग्नल मिलता है, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? देखें, एक तो ज़ाहिर है कश्मीर खुद एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत है, लेकिन ज़ाहिर अगर आप मेरा सियासी मौक़िफ़ पूछेंगी जी, तो मैं समझता हूँ कि अगर एक जमात के ऊपर इतने संगीन इल्ज़ाम थे, उसे बैन किया गया था, तो फिर हाई कोर्ट ने उसे अलाउ कैसे कर दिया? और अगर हाई कोर्ट ने अलाउ किया है, आपकी प्रोसिक्यूशन की, आपका डिफेंस की कमज़ोरी है, जो भी वजह बनी, तो ज़ाहिर इलेक्शन नज़दीक है, मेरे ख्याल से कोई ऐसी नई मुतनाज़ चीज़ नहीं करनी चाहिए जिसके बाद जो है एक नया जो है वो पंडोरा बॉक्स खुल जाए। अगर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है और समझती है कश्मीर की हुकूमत और आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है, तो मेरे ख्याल से कोई मुज़ाहका नहीं है। अगर आपने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना था, तो बेहतर ये था कि आप हाई कोर्ट लेवल पर ही इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस देते, हाई कोर्ट ये फैसला ही ना करती। क्योंकि ज़ाहिर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, अगर 27 दिन इलेक्शन में रह गए हैं और आप बर वक्त इस तरह के फैसले करेंगे, कुछ कैंडिडेट्स इस जमात से एसोसिएट होंगे, कुछ फिर आज़ाद हो जाएंगे, तो लामहला फिर तनकीद करने वालों को मौका मिलता है कि आपने इलेक्शन कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया, हाल दो कि वो हो ना हो। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इसको जो है जिस स्टेज के ऊपर फैसला होना चाहिए था वो फैसला हो जाए तो ज्यादा बेहतर। सही। शफी जान साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है आपके खिलाफ, तो उसके बाद क्या प्लान कर रहे हैं आप? किसी जमात के साथ इत्तेहाद करेंगे या फिर जो आजाद उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा, क्या करेंगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक कश्मीर इलेक्शन की बात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है, तो ये खौफ की अलामत आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने इलेक्शन कंडक्ट करवाना है वो खुद तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है पिटीशन लेके चली गई है। तो ये तो एक दफा फिर से इस इलेक्शन की साख को मुतासिर कर रही है। जहां तक इल्हाक की बात है, तो आपने देखा था कि हमने GB डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ भी इल्हाक किया था और उसका निशान भी पोलो मैन था। और जब इनको ये पता चला कि तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार जो है वो एक निशान पे लड़ेंगे, तो उन्होंने GB डेमोक्रेटिक मूवमेंट को भी बैन कर दिया। खौफ इमरान खान का है, खौफ इतना है कि आप खुद देख लें कि हाई कोर्ट का फैसला आता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस फैसले के खिलाफ जा रहा है, और इसी इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन भी वहां पे जो है वो देखने हैं। तो ये कितने शफाफ होंगे, किस तरह इलेक्शन करवाए जाएंगे। ताक तो पहले दिन से मुतासिर हो गई है, लेकिन तहरीक इंसाफ मैदान में है और इंशाल्लाह हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से GB में, जिस तरीके से पंजाब के बाय इलेक्शन में, जिस तरीके से आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं थी, यही उम्मीद हम कश्मीर में भी इस वक्त कर रहे हैं। सही। अच्छा हुज़ैफा साहब, वैसे आज़ाद कश्मीर में ऑलरेडी हालात अच्छे नहीं हैं, और ऐसी सिचुएशन में एक सियासी जमात को फिर से इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाना, आप नहीं समझते कि सियासी तौर पर इससे आपको मजीद नुकसान होगा? देखिए, अगर आप मुझसे बतौर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के तौर पर पूछेंगे तो मेरा जवाब यही होगा कि आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि तहरीक इंसाफ पर जो बैन हुआ वो लामहला आपने देखा कि 9 मई 26 नवंबर 2024 की एक्टिविटीज़, और उसके बाद ज़रा उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराया था। लेकिन मैंने तो आपकी बात को खुद आगे बढ़ाया कि या तो हाई कोर्ट लेवल के ऊपर
जो कश्मीर का आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कमीशन है जी। वो तमाम एविडेंस फाइल पे रिकॉर्ड करवाता और ये फैसला ही ना आता। लेकिन बर वक्त आप हसल में जब इस तरह के फैसले करते हैं तो फिर आप जैसे एंकर्स को भी तनकीद करने का मौका मिलता है, शफी जान जैसे दोस्तों को भी तनकीद करने का मौका मिलता है। लेकिन इतना मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा कि अगर आप को रिलेट करेंगी कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में हो रहा है, रावला कोर्ट में हो रहा है, उसको मेरे ख्याल से इससे इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वो जो टोला है उसकी सपोर्ट नहीं करती। अच्छा, रावला कोर्ट का आपने तस्करा किया तो रावला कोर्ट के मामले पर पहले मौलाना फजल रहमान साहब आए, उन्होंने सालिसी की पेशकश की, लेकिन फिर वो बात आगे नहीं बढ़ सकी। अब जमात इस्लामी भी मैदान में आ गई है, हाफिज नईमुर रहमान साहब मुलाकातें भी कर रहे हैं, जबकि जो कलदम कमेटी है वो भी उनकी सालिसी को कबूल कर रही है। हुकूमत को कबूल होगा ये? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल किया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मेरी बात बीच में रुक गई थी। हाफिज नईम साहब बैरिस्टर गौहर के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये सब लोगों को पता है कि सबसे पहले कलदम एक्शन कमेटी जो है इसने पहला एहतजाज तहरीक इंसाफ के दौर में शुरू किया था, जब वजीर आजम AJK में तहरीक इंसाफ का जो है वो जो MLA है वो मौजूद था। गुजारिश ये है कि अगर कोई कलदम एक्शन कमेटी पुलिस एहलकारों को शहीद कर दे, और इससे पहले भी उन्होंने किया, आजम जिनको जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर बनाया था। नहीं, वो ये तो अब बने हैं ना जी। अच्छा। इससे पहले जो सैनी सरदार तनवीर इलियास थे, आप अनवारुल हक साहब की बात कर रहे हैं? जी, तनवीर इलियास साहब जब डिस्क्वालीफाई हुए, तनवीर इलियास के बाद, तनवीर इलियास के दौर में ये तहरीक पनपी थी और अनवारुल हक के दौर में पीक के ऊपर थी जब 2022 के अंदर, तब PMLN का तो वजीर आजम नहीं था, वो भी तहरीक इंसाफ का ही था। यानी आपस में उन्होंने गठजोड़ करके जो अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, जो कुछ नहीं था, लेकिन हमने नहीं बनाया था, हमारे लोगों ने उसको सपोर्ट कर दिया था क्योंकि हमारे पास इतनी सीटें मौजूद नहीं थी। अच्छा, खैर मैं गहराई में नहीं जाता। गुजारिश ये है कि अगर पुलिस एहलकारों को शहीद करने वालों को के साथ आपने सालसी करनी है तो मुझे आप ये बताएं कि आप क्या एग्जांपल सेट करेंगे। हमने तो जिन लोगों ने वीडियो बयान दी है, रियासत ने वैसे उन्हें गले से लगाया है कि ठीक है, गलती इंसान से होती है, सुबह का बुरा शाम को आसान कर दे ना। यानी हुकूमत जो है वो हाफिज नईमुर रहमान साहब की सालिसी को कबूल नहीं करेगी? नहीं, हुकूमत सालिसी को बिल्कुल कबूल करेगी, लेकिन उन लोगों की हद तक जो कि समझते हैं हम कि इनोसेंट हैं, उन्हें वर्गलाया गया है, उनकी जहनसाजी गलत की गई है, जिन्होंने रियासत के कानून को हाथ में नहीं लिया। अगर किसी पे क्रिमिनल केस मौजूद है, 302 के FIR मौजूद है, पुलिस एहलकारों को उन्होंने शहीद किया है, बंदूकें उठाई हैं, एविडेंस मौजूद है, फिर तो हाफिज नईम साहब को भी दरखास्त करेंगे। हुकूमत ऑलरेडी इस पे ये भी कह चुकी है ना कि पिछली दफा जो मुज़ाकरात किए थे उसमें तो सारे केसेस खत्म कर दिए थे, लेकिन वो गलती थी, अब वो गलती नहीं करेंगे। उसमें ज़ाहिर है 302 के केसेस खत्म हुए। बिल्कुल ठीक। शफी जान साहब, आपने जो आज बैरिस्टर गौहर साहब ने एक लिस्ट पोस्ट की अपने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, जहां पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों के बारे में बताया, लेकिन उसमें एक दिलचस्प बात यह है कि उसमें वो 12 नशिस्तों पर, महाजिरों की नशिस्तों पर आपने अपने उम्मीदवार जो है वो कैंडिडेट नॉमिनेट नहीं किए हैं, तो क्या उन नशिस्तों पर आप लोग इलेक्शंस नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो है पार्टी एक प्रोसेस से गुजरी है। बोर्ड बनाया गया था, बोर्ड से जो है वो तजवीज़ ली गई और उसी तजवीज़ की रोशनी में जो कैंडिडेट्स है उसकी अनाउंसमेंट हो गई है। जहां तक 12 हल्कों की बात है तो उस पर भी तहरीक इंसाफ जो है अपने कैंडिडेट्स तो जरूर लाएगी, लेकिन उसके लिए अभी जो है मशावरत जारी है। ठीक, चलें, जैसे कि आप कह रहे हैं कि उस पर कैंडिडेट लाएंगे, लेकिन वो मुशावरत के बाद होगी। बिल्कुल ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुनीब फारूक साहब ने, हमारे फेलो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बुशरा बीवी से मुलाकात के हवाले से खबर दी, फिर कल मेरे प्रोग्राम में मरियम भुट्टो साहिबा ने इसकी ऑलमोस्ट तस्दीक भी कर दी कि उन्हें पैगाम दिया गया था, लेकिन वक्त नहीं था इसलिए मुलाकात नहीं कर सके। कोई 2 बजे के करीब मैसेज आया, लाहौर से उन्होंने आना था। तो ये पैगाम किसने दिया था वैसे शफी साहब बैरिस्टर गौहर को मुलाकात के लिए बुला लें? नहीं, किसकी मुलाकात की आप जिक्र कर रहे हैं? किसको पैगाम दिया गया था? बुशरा बीबी से, उनकी फैमिली की। देखिए, पहली बात यह है कि जहां तक मुलाकातों की बात है तो आपने देखा होगा कि कुछ रोज पहले बैरिस्टर सैफ की मुलाकात की जो क्या सराइयां थी, जो हेडलाइंस थी, वो मीडिया उसको प्रोपेगेट कर रहा था। लेकिन जब हमने अपने एंड से पता किया तो ना तो बैरिस्टर गौहर को ऐसा कुछ बताया गया और ना ही पार्टी में किसी को इसके बारे में इल्म था। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत बैरिस्टर गौहर के बारे में, बैरिस्टर सैफ की तो मैं बात नहीं कर रही, मैंने इसी वजह से आपको कॉन्टेक्स्ट के साथ बताया कि मरियम भुट्टो साहिबा ने इस बात की तस्दीक की है कि उनको बैरिस्टर गौहर का मैसेज मिला था कि मुलाकात के लिए आ जाएं। मैं तो ये पूछ रही हूँ, बैरिस्टर गौहर को किसने मैसेज दिया था? ये नहीं, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, ये मैं बैरिस्टर गौहर साहब से ही पता करूंगा तो ही इसमें मैं कोई कमेंट कर पाऊंगा, लेकिन मुझे इस मुलाकात के बारे में कोई इल्म नहीं है। आपके इल्म में है? नहीं, मैं ज़रा स्क्रीन पे देखा है, मुनीब फारूक साहब ने बात की है,
बैरिस्टर गौहर बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि उन्हें एग्जैक्ट किस बंदे ने कन्वे किया, लेकिन ज़ाहिर है पैगाम नहीं दिया। नहीं हमारे किसी वजीर ने या किसी जिम्मेदार पोजीशन होल्डर ने नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर है बैरिस्टर गौहर साहब के अगर रवाबित हैं उनके हर तरफ, नहीं मुमकिन है कि जेल इंतजामिया ने पैगाम दिया हो, ये तो एग्जैक्ट वो बता सकते हैं, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब की वैसे दरपर्दा मुलाकातें जारी रहती हैं जी, तो लामहला पार्लियामेंटेरियन है, उन्हें जेल इंतजामिया में से किसी ने कन्वे कर दिया हो, क्या पता पंजाब के होम डिपार्टमेंट ने कन्वे किया हो, एन मुमकिन है सोहेल अफरीदी साहब और आखिरी बात एक और बात, एन मुमकिन है सोहेल अफरीदी साहब और वो छुप छुप के मुलाकातें करते रहते हैं, सोहेल अफरीदी साहब ने उन्हें कन्वे कर दिया, मुलाकातें करते हैं नहीं, वो खुद उन्होंने माना था कि हमारी मुलाकात हुई थी इंटीरियर मिनिस्टर से, मेरे ख्याल से सोहेल अफरीदी साहब ने एडमिट किया था या बैरिस्टर गौहर ने खबर आई, उनकी बहन भी, खान साहब की बहन भी साथ, मालूम कैसे कर ले। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद नाज़रीन तो एक डिबेट जो है वो तवालत पकड़ गई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं हुई, कंपनी मालिकान को फायदा पहुंचाया गया या नहीं पहुंचाया गया, इस पर वजीर पेट्रोलियम आज बड़े नाराज भी हो गए। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। नाज़रीन एक बड़ा मुतनाज़ किस्म का बिल पंजाब असम्बली में आया है, ज़रा इस बिल की मैं आपको डिटेल भी दे देती हूँ, फिर जो दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं इनसे इस पर बात भी करेंगे। पंजाब का कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल है ये 2026। ये एक ऐसा निज़ाम तजवीज़ कर रहा है कि जिसके तहत इंतज़ामिया सिर्फ एक इंटेलिजेंस कमेटी की राय की बुनियाद पर किसी शख्स के बैंक अकाउंट को मुंजमद कर सकती है, उसकी जायदाद को जब्त कर सकती है, उसका मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले सकती है और उसे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में रख सकती है। स्पीकर केल में लाए बगैर ये बिल कमेटी तक पहुंच गया और वहां से होकर दोबारा ऐवान में भी अब आ गया है। सर ये इंतहाई मुतनाज़ किस्म का बिल है जो पंजाब में लाया जा रहा है। सर देखिए, मुझे आपने 2-3 मिनट की पेशेंट ऑडियंस देनी है मामले पे, क्योंकि मैं खुल के मौका वापस अब सोलो ही कर लें आज किरण साहिबा। मैं कभी उसी चीज़ का दिफा नहीं करता जिस को मैं एज अ लॉयर कोर्ट ऑफ लॉ में डिफेंड ना कर सकूं। एक गुजारिश तो है कि हुकूमत कोई भी इस तरह के बिल लेकर आती है, नियत ख़राब नहीं होती, लेकिन मैं एक बड़ा दिल करके आपको बता रहा हूँ कि हम जिस तरह के माशरे में रहते हैं उसी तरह के माशरे में वैसे ही ऑफिसर्स होते हैं, फिर वो बिल मिसयूज़ होते हैं। तो मुझे जब मैं आपके स्टूडियो में दाखिल हुआ तब मुझे ये इससे 2-3 मिनट पहले मैंने ये बिल के कंटेंट सारे पढ़े, और अगर ये कंटेंट यही हैं तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के कंटेंट्स अगर आप जमहूरी मुआशरे के दौरान इस तरह का बिल आए तो एक तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर भी सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे खुद एक तजर्बा एज अ लॉयर भी अपोजिशन में हमने भुगताई है। DIC जो होती है डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी, उसमें कंसर्न DC चेयरमैन होता है। बुनियादी इंसानी हुकूक के मुनाफे बिल, कभी यहाँ पर टावर के हवाले से बिल आ जाता है विफाक में, कभी पंजाब में इस तरह का बिल आ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि माशरा ऐसा है तो वहां पर ऐसे बिल्स आके मिसयूज हो जाते हैं, तो ऐसे राह ही क्यों फराहम की जा रही है? नहीं, मैंने गुजारिश है की, मैंने कहा कि एन मुमकिन है किसी जस्टिफिकेशन के अंदर जो इस बिल का ऑथर है वो बता सके कि हमें इस तरह के हालात का सामना है टेररिस्ट के खिलाफ, बाकी सारी चीजों में, लेकिन मैंने कहा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह का मुआशरा है वैसे ही ऑफिसर्स हैं। अच्छा, आप ये बिल स्टैंड नहीं कर पाएगा? नहीं, मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ, मैं कुछ और अर्ज कर रहा हूँ। मैंने कहा कि फिर इस तरह के बिल जो है वही ऑफिसर वो हम में से होते हैं ना, वहां मिसयूज होते हैं, तो इस तरह के बिल को मेरे ख्याल से इसका दिफा मुश्किल होगा। ये किसी ऑफिसर या ये किसी दहशतगर्द वगैरह के लिए तो है नहीं ना, यहाँ पे इसको पर्सन स्पेसिफिक नहीं किया हुआ। शफी साहब, आपकी नजर से गुजरा है ये बिल? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, ये इन बेचारों के बस में कुछ नहीं है। इनको एक स्क्रिप्ट पकड़ा दिया जाता है या कोई बिल पकड़ा दिया जाता है, ये असेंबली ले आते हैं, इनको खुद भी पता नहीं होता और बाद में बेचारे आप जैसे एंकर इनसे सवाल करते हैं तो इनके पास जवाब नहीं होता। अभी जो है इन्होंने सोहेल अफरीदी साहब की और मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात की बात की, तो इन्होंने खुद इस बात पे स्टैंप लगा दिया कि एक फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर है वो शहबाज शरीफ है, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो इसहाक डार है। तो ये खुद इन चीजों पे मोहर लगा रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि जो स्टेटमेंट इन्होंने पास की तो इस बात पे उन्होंने मोहर लगा दी है। मैं इसको वैसे वजाहत कर दूं, अगर आप खुद ख्वाहिशमंद हो कि मैंने वजीर दाखिला से मिलना है, या अगर मुल्क के दाखिली मामलात हैं या KPK और पंजाब या वफाक का मामला है, आपने मुलाकात के हवाले से बात की थी, तो आप जब आप वजीर आज़म से मिलना चाहते हैं, वजीर आज़म से आप मुलाकात करवा देते हैं। और ज़ैफर साहब, आपने दाखिले की नहीं आपकी अपनी डिमांड होती है, आप अक्सर औकात आप लोग खुद ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि जब नकवी साहब से मिलना है तो नकवी साहब ने आपसे मुलाकात कर ली।
अब प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मसला ये है कि वो एक दफा वीडियो बनाता है, फिर दूसरी दफा वीडियो वाले को बुलाता है, पांव पे पांव रखते हैं, दोबारा वीडियो बनाता है। तो वो वीडियो के लिए भी दो दफा बंदे को बुलाते हैं। तो टाइम कि आइंदा दोनों टांगे आप गर्दन में डाल के फिर वीडियो बनवा लेंगे। इन इस तरह की बातें डिस्कशन किसी और तरफ जा रही है। मैं असल में चाह रही हूं कि हम कुछ ऐसा यहाँ से बात कर लेना कि जो नाजरीन के लिए फायदेमंद हो। सर, आप लोगों की पीएमएलएन और पीटीआई के झगड़े तो ये चलते ही रहेंगे साला साल। मुझे बताएं कि पेट्रोल के हवाले से कल हमारे प्रोग्राम में डिस्कशन हुई, क्योंकि मैंने भी ये बात की कि ऐसा लगता है कि ऑयल कंपनीज को फायदा पहुंचाया गया। जब 55 रुपए बढ़ाई गई थी, पेशगी बढ़ा दी गई थी, फिर उसके बाद अब जब पैसे नहीं बढ़ाए गए, नहीं कम किए गए, माफ कीजिएगा, तो कल जो ऑयल कंपनीज के सीईओ रिफाइनरी के बल्कि हैं, वो ये कह रहे थे कि जी जब पैसे बढ़े थे तो उस वक्त कंपनीज को फायदा हुआ था। क्या अब भी झुटलाएगी हुकूमत के नहीं जी कंपनीज को फायदा नहीं पहुंचाया गया? मैंने सीईओ तक की गुफ्तगू नहीं सुनी, वैसे मैंने ये देखा जरूर है कि लिंक के दौरान आप लोगों ने शायद उन्हें बुलाया हुआ था कल। मैं आज आपके सामने खोल के रख देता हूँ चीज़ें। एक तो बिल्कुल गलत है कि हुकूमत ने किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को सिर्फ फ़ायदा पहुंचाया, नुकसान नहीं पहुंचाया, या नुकसान उसने नहीं उठाया। पहली दफ़ा कीमत हमने 55 रुपये बढ़ाई थी, उस दिन कीमत 250 रुपये बढ़ाने की रिकमेंडेशन मौजूद थी, और भारत श्रीलंका के अंदर वो कीमतें वैसे बढ़ाई भी गई, लेकिन हमने सिर्फ 55 रुपये बढ़ाई। सर, मेरा कोई सवाल नहीं है, दूसरा भारत की आपने मिसाल दे दी। सिर्फ 2 या 3 रुपए भारत ने उस वक्त बढ़ाए जब उनके रिजर्व जो है वो खत्म हो रहे थे, और 2 महीने के बाद। मैं आपसे कुछ और पूछ रही हूं। 600 रुपये गई थी हमारे मुल्क के अंदर, वो कीमत 520 पे रुकी। हमने 50-55 रुपए जब कीमत बढ़ाई, तब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 150 रुपए, भारत में 600 रुपए कीमत बढ़ी है। 600 रुपए तक पेट्रोल डीजल गया है पाकिस्तान के रेट के मुताबिक। अभी आप चेक कर ले, पाकिस्तान का मैं पेट्रोल नहीं, आप डेवैल्यूएशन देख लेना हमारे रुपए की, अगर वहां 300 है, डबल हुआ। सुन लेना मेरी बात, गुजारिश ये है कि हमने 55 रुपए जब कीमत बढ़ाई, तब उस दिन कीमत 170 रुपए बढ़ना बनती थी। हमने 55 रुपए बढ़ाकर ऑयल मार्केटिंग कंपनी को क्या कहा, भारत के अंदर रियासत लेवल के ऊपर आपके स्टॉक मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर ऑयल मार्केटिंग कंपनी। आप लोगों ने, आपके ही वज़रा ये भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि अगर उनको फायदा हो रहा है तो जिस वक्त पैसे कम होंगे उनको नुकसान भी होगा, ये भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त ये कहा जा रहा है नहीं है। जी, मैं इस बात को कंडेम करता हूं। अली परवेज साहब है, पेट्रोलियम के वजीर हैं, वजीर खजाना है, या जिन वजीरों को मालूमात है वो इस मौजू पे जरूर बोलें, वरना इस मामले के ऊपर हमारा सबसे बड़ा क्रिटिक है शहबाज राना। चंद दिन पहले उनका चेयरमैन एफबीआर से बैड टेस्ट क्रिएट हुआ, उन्होंने भी कल ट्वीट की है कि ये जो कीमतें हुकूमत ने इस दफा कम नहीं की, ये बिल्कुल ठीक है। हालांकि हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा क्रिटिक है, एक अथॉरिटी है शहबाज राना इकोनॉमिक के ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शफी जान साहब, आपका शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब, आप दोनों में का बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो वेनेजुएला में बहुत खतरनाक ज़लज़ला आया, उसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान पर कैसे पड़ रहे हैं, इस पर बात करते हैं तफसील से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन। वेनेजुएला में 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले से अब तक 1400 से ज़्यादा अफराद जान से चले गए। हज़ारों अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं, जिनके ज़िंदा रहने की उम्मीदें बड़ी कम हो गई हैं। पाकिस्तान में भी कल 6 ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनका ताल्लुक वेनेजुएला से ही जोड़ा जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक वेनेजुएला के ज़लज़ले से ज़ेरे ज़मीन पैदा हुई तवानाई की लहरें ही पाकिस्तान में ज़लज़लों का बाइस बनी है। तारीख का अगर जायज़ा लेते हैं तो साल 2000 से 2011 के दरमियान भी ऐसा ही एक सिलसिला देखा गया था, जब इंडोनेशिया में आने वाले बड़े ज़लज़ले की ज़ेरे ज़मीन तवानाई की वजह से ही 2005 में कश्मीर का तबाहकुन ज़लज़ला आया था। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि यूरेशियन प्लेट्स और इससे मुल्हिका इलाक़ों में ज़ेरे ज़मीन सरगर्मियाँ जारी रहने की वजह से मुस्तक़बिल में भी दरमियाने दर्जे के ज़लज़ले आ सकते हैं। दूसरी जानिब इस वक्त तकरीबन सारा यूरोप ही शदीद हीट वेव की जद में है। अब दर्जा हरारत 45 तक पहुँच गया है। फ्रांस में गर्मी का 80 साला रिकॉर्ड टूट गया है। 1000 से ज़ायद अफराद की अमवात हो चुकी हैं। जर्मनी है, स्पेन है, बरतानिया, इटली और स्विट्ज़रलैंड, इन समेत कई ममालिक हैं, यहाँ भी सैकड़ों अफराद मौत के घाट उतर चुके हैं। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीन का औसतन दर्जा हरारत सनती दौर से अब तक तकरीबन 1.5% तक बढ़ चुका है, जिससे माहौलियाती अदम तवाज़ुन पैदा हो रहा है। बात करने के लिए इंतहाई अहम मौजूद अली तौकीर शेख साहब, जो कि माहिर हैं माहौलियाती तब्दीली के, आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो ये फरमाइए सर, 4 दिन पहले वेनेजुएला में शदीद ज़लज़ला आया, कल फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में जो है वो झटके महसूस किए गए।
माहिरीन ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला के ज़लज़ले के से ज़ेरे ज़मीन जो तवानाइयाँ पैदा हुई हैं उसी का ही असर है जो पाकिस्तान में ज़लज़लों का बाइस बन रही हैं। और इसी तरह का पैटर्न मैंने अभी तस्करा भी किया, हमने 2000 से 2011 के दरमियान में भी देखा था जब इंडोनेशिया में ज़लज़ला आया, उसके बाद फिर 2005 में पाकिस्तान का एक ख़तरनाक ज़लज़ला हमने देखा था, तबाहकुन ज़लज़ला देखा था। तो क्या वाकई इस बार भी यही कंटिन्यूटी बन रही है? मैडम बहुत शुक्रिया मौका देने का और थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने का। इसका जवाब तो कोई साइंटिस्ट दे सकेगा जिनका मुझे बेहतर मालूम हो। क्लाइमेट चेंज में और सिस्मोलॉजी में कुछ लिंकेजेस हो सकते हैं मगर साइंस उसको कंफर्म नहीं करती। जो चीज़ मैं आपके साथ कंफर्म कर सकता हूँ वो अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं वेनेजुएला से निकल के आपको हेटी और न्यूजीलैंड में लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ चूँकि अगर खुदा न खास्ता हमारे यहाँ ज़लज़ला आए तो आपके क्वेश्चन पूछने का मकसद ये है कि लोगों की अवेयरनेस हो कि वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उस नुक्ते नज़र से मैं हेटी और न्यूजीलैंड में 2010 में अर्थक्वेक आया था एक ही साल में, और दोनों का मैग्नीट्यूड 7.0 था या 7.1 था। हेटी में 1 लाख से लेके 3.25 लाख तक लोग मरे थे और न्यूजीलैंड में एक भी नहीं मरा था, एक सिर्फ एक मामूली सा जख्मी हुआ था। और लोग जो उस चीज़ को एट्रीब्यूट करते हैं वो 2 चीज़ों के साथ करते हैं और आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। और जब मैं लोग कह रहा हूँ उससे मैं साइंटिफिक कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, चूँकि खुद मेरा तल्लक साइंटिफिक रिसर्च के साथ है तो मैं साइंस तक अपनी ऑब्जर्वेशन को करता हूँ। वो इसलिए किया कि जो न्यूजीलैंड की बिल्डिंग्स थी वो रिजिलियंट थी और जो हेटी की बिल्डिंग्स थी वो वीक कंक्रीट के साथ बनी थी। उनमें कोड कोई नहीं थे जो उन्होंने फॉलो किए हों या नेशनल कोड स्ट्रॉन्ग नहीं थे जैसे पाकिस्तान में भी नहीं है, और जो थोड़े बहुत थे उनकी कंप्लायंस नहीं थी जैसे पाकिस्तान में भी नहीं थी। तो रिजल्ट हुआ कि जब ज़लज़ले के झटके आए तो वो सारा कुछ कोलैप्स कर गया, इंक्लूडिंग उनकी जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, सुप्रीम कोर्ट थी, प्रेसिडेंट का ऑफिस था, उनके घर थे, उनकी रेजिडेंस थी, उनकी अपनी फैमिली थी। नो कंपेयर दैट विद न्यूजीलैंड जहाँ पे ये सब कुछ था, क्लाइमेट रेजिलिएंट बिल्डिंग थी या डिजास्टर रेजिलिएंट बिल्डिंग थी, उनके कोड स्ट्रांग थे, उनकी कंप्लायंस स्ट्रांग थी, उनकी प्रिपेयर्डनेस बेहतर थी और उस वजह से उनको 3 या 3.25 लाख लोग नहीं मरे। अब एक बात उसकी एक फंडामेंटल है जो फाउंडेशन है जो मेरा सवाल भी साथ साथ लीजिए सर, क्योंकि एक तरफ हम ज़लज़ले देख रहे हैं, दूसरी तरफ हीट वेव और ऐसे कंट्रीज जहां पर साल के 12 महीने मौसम ठंडा रहता था वहां पर 40 और 45 तक दर्जा हरारत का जाना और 1500 लोगों का अभी तक उससे मारे जाना। तो ये क्लाइमेट चेंजेस ये किस तरह से हो रही हैं और ऐसे इलाकों में जो ठंडे रहा करते थे वहां पर हो रहे हैं? मैं मैडम उसी तरफ आता हूँ, एक फिक्र में आपके मैं हीट वेव की तरफ आ जाता हूँ और उनकी बिल्डिंग के रेजिलिएंट होने में न्यूजीलैंड में और रेजिलिएंट होने में जो मेन फैक्टर था उनकी जो पॉपुलेशन थी वो 99% एजुकेटेड थी, स्किल्ड थी, इन चीज़ों को फॉलो कर सकती थी और हेटी में नहीं थी। अब वही हाल हीट वेव की सूरत में पाकिस्तान में रिस्क होता है। जब हीट वेव ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आती हैं और ज़्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए आती हैं तो हमारी बिल्डिंग जो हैं वो लोगों को हीट से प्रोटेक्ट नहीं करती। हमारे यहाँ फॉरेस्ट नहीं है जो शेड क्रिएट कर सकें और हमारे यहाँ वो लिटरेसी लेवल वो नहीं है, लोगों का स्किल सेट वो नहीं है, एजुकेशन सिस्टम वो नहीं है कि जिसकी वजह से लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। एक बार छोटी सी आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। पाकिस्तान में सर मेरे पास क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा कम है, मैं गुजारिश करूंगी आपसे कि जो मैंने सवाल किया उसका अगर आप मुख्तसर जवाब दे दें, मैंने अगला सवाल भी करना है, क्लोज करना है। मुख्तसर सवाल यह है कि जी हीट वेव की प्रिपेयर्डनेस पाकिस्तान में बहुत वीक है। अगर वो आती है तो हमारे यहाँ लॉसेस हाई होंगे अनलेस वी एजुकेट एंड सेंसिटाइज आवर पॉपुलेशन। और एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक स्पेशली फॉर गर्ल्स, वीमेन एंड चिल्ड्रन। और इस वक्त जो सैलाब का और हीट वेव का मजीद खदशा जाहिर किया जा रहा है पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी बहुत हाई है। आपकी बात का जो मकसद है वो ये है और
उसका जो एक ही इलाज हमारे पास ये है कि अपनी रेजिलियंस में इन्वेस्ट करें, लोगों को प्रोटेक्ट करें, आपके प्रोग्राम और इस किस्म के बाकी प्रोग्रामों के आप इन्वेस्ट करने की बात करें, लेकिन यहाँ तो अगले साल के लिए जो बजट है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, उसमें हुकूमत ने 60% कटौती कर दी है और इस वक्त हम वल्नरेबल पोजीशन पे खड़े हुए हैं, जहाँ सैलाब भी है, जहाँ हीट वेव भी है, जिसने पाकिस्तान को मुतासर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली तौकीर शेख, आप साथ मौजूद थे। अल्लाह ताला रहम के मामलात फरमाए। वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी जुमे को। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।